अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन। और इसमें हम प्रोसीड करते हैं फर्दर। आपको पता है कि अब तक हमने जो एक्ट देख लिए हैं वो एक्ट हमने बेसिकली देख लिए हैं 1773 से स्टार्ट किया था हमने, and उसके बाद में 1784 देखा। हमने 93 को स्किप कर दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं इसलिए। एंड देन फर्दर प्रोसीड करते हुए हमने 1813, 1833, 1853, फिर बाद में काउंसिल्स एक्ट 1909, 1919 का एक्ट देखा। हमने देखा कि 1919 का एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट था, काफ़ी बड़ा एक्ट था। ठीक है, अब हम देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक जो एक्ट है उसको, जो कि है 1935 का एक्ट। क्यों मैं बोल रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादातर मैक्सिमम प्रोविजंस जो हमने है ना इस पर्टिकुलर एक्ट से ही लिए हैं। इस वजह से एक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हम ये एक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंट रेगुलेटिंग एक्ट रहे, चार्टर एक्ट रहे एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एक्ट रहे हमारे, जो हम ये पढ़ रहे हैं, इनके अंदर से क्वेश्चन कैसे आए हैं पहले। तो देखो आप 2007 में आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन आया है, इसमें आपको बस केवल फीचर्स बताने हैं और हमने काफ़ी अच्छे से फीचर्स को बताया था, आपको बताया। देन 1909 में है ना जो एक्ट आया, उसने कार्डिनल प्रॉब्लम जो थी एंड कंट्रोवर्सी को, एक तरह से इलेक्टोरल सिस्टम की कंट्रोवर्सी को ला के रख दिया है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है क्योंकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वगैरह वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये क्वेश्चन 2003 में आया है, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो यदि आपने फीचर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है और थोड़ा निटिगिटी में जाके आपने देखा है इन एक्ट्स को, तो है ना। तो ये सब कुछ था। अब हम एक्चुअली में एक्ट स्टार्ट करेंगे। ये तो कुछ ऐसे हिंट दिए गए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा कम्युनल अवार्ड्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कम्युनल अवार्ड्स उस टाइम पे 1932 में आए थे, अगस्त 1932 के अंदर। और रेमसे मैकडोनल्ड जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, वो लेके आए थे कम्युनल जो अवार्ड्स हैं इनको। तो इन्होंने क्या बोला था इस अवार्ड्स के अंदर, जिसके रिगार्डिंग पूना पैक्ट भी हुआ था, अम्बेडकर जी थे और एक तरफ गांधी जी थे। गांधी जी की तरफ से जो पूना पैक्ट किया गया, ठीक है, आपको बताना है उनका नाम क्या था जो गांधी जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे पूना पैक्ट के अंदर, और एक अम्बेडकर जी थे, आपको पता ही है। तो ये कम्युनल अवार्ड्स आए थे, है ना। तो कम्युनल अवार्ड जो आए थे, तो इसमें क्या प्रोविजन किया गया था, है ना। तो ये अवार्ड्स ने कंटिन्यू किया था। आपको पता है पहले काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ को पहले से ही ऑलरेडी हमारे यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया प्रोवाइड किया गया था। लेकिन यहाँ पे अब क्या होता है कि बात की जाती है कि भाई जो आपकी कौन सी कम्युनिटी है जिसको भी प्रोवाइड किया जाएगा, इसको डिप्रेस क्लास को भी फर्दर इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो इससे गांधी जी काफ़ी खफा हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, उनको लगा था कि इस वजह से कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है और फ्रैक्शंस क्रिएट हो सकते हैं सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने, है ना, अनटू डेथ, ठीक है, रबड़ा जेल के अंदर उस टाइम पे वो थे, रबड़ा जेल के अंदर वो थे और उन्होंने अनटू डेथ तक फास्ट करने के लिए बोल दिया। एंड देन फाइनली फिर बाद में ये एक एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद आपको पता है पूना पैक्ट एंड उसको हटा लिया गया उस प्रोविजन को उस टाइम, ठीक है। लेकिन बाद में 1935 के एक्ट में आपको ये एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारे प्रोविजन ये लागू भी कर दिए गए थे एंड काफ़ी ज़्यादा फैक्शन सोसाइटी के अंदर क्रिएट हुआ, ऐसे बैकग्राउंड बना दिए गए थे ना, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि 1935 का जो एक्ट लाया गया उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा। आपको पता है जितने भी सारे एक्ट लाए गए उनके पीछे कुछ बैकग्राउंड थे, और मेजरली जो बैकग्राउंड्स हैं यहाँ पे जितने भी एक्ट आ रहे हैं उनके पीछे के बैकग्राउंड चाहिए कि थोड़ा अपीस किया जाए, लोगों को रिवोल्ट करने से रोका जाए, उनको थोड़ा सा सेल्फ गवर्नेंस के अंदर पार्ट दिया जाए, उनकी भूमिका को इंश्योर किया जाए ताकि वो लोग ज़्यादा रिवोल्ट वगैरह ना करें। तो यही था। लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में इस एक्ट को बनाने में जिन चीज़ों का उपयोग किया गया उनको हम देख लेते हैं 1935 के एक्ट में। तो आपको पता है साइमन कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था 1919 के बाद में, 10 साल के बाद रिव्यू करने की बात हुई थी, लेकिन जल्दी रिव्यू कर लिया गया था। साइमन कमीशन की कुछ रिपोर्ट आई थी, उनकी कुछ रिकमेंडेशन थी, उनको भी इसमें काफ़ी हद तक इंक्लूड करने की कोशिश की जाएगी। और काफ़ी सारी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, जो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन थी उनके बाद में ही, है ना, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, वहाँ से भी चीज़ें निकलेंगी। वाइट पेपर जो 1933 में तैयार हुआ था, ठीक है, एंड जॉइंट सेलेक्ट कमेटी भी थी, उनकी भी कुछ रिपोर्ट्स थी। तो सबका एक तरह से हम यहाँ पे इनको सबको सिंथेसाइज यहाँ पे करने की कोशिश की जाएगी 1935 के एक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा हम फीचर्स देख लेते हैं 1935 के एक्ट के। फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको इस बनना है कि फीचर्स काफ़ी सारे हैं, काफ़ी बड़ा ये एक्ट था अपने आप में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है ऑटोमेटिकली। एक्चुअली में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, ठीक है, वैसे तो 42 अमेंडमेंट जो रहा हमारा 1936 के अंदर, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से बोला जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा जो प्रोविजंस हैं, बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने लिए थे। तो अच्छे से देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, प्रीलिम्स में भी बन सकते हैं और मेंस में भी बन सकते हैं।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फीचर था, दिस एक्ट प्रपोज ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन क्या हुआ पता है, उस टाइम पे दो टाइप की सिस्टम चला करते थे, एक तो प्रोविंसेज हुआ करते थे जो कि ब्रिटेन के अंदर आते थे, और प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना। तो दो टाइप का सिस्टम था, तो इन दोनों को कंबाइन करके ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई, जिसमें कि क्या क्या होगा, प्रोविंसेज होंगे जो रूरल प्रोविंसेज हैं वो, और प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको इंडिविजुअल यूनिट्स के तौर पर यहाँ पे लिया जाएगा। तो इस तरीके के प्रोविजन यहाँ पे किए गए। एंड देन बाद में क्या किया गया, ये जो एक्ट है इसने क्रिएट किया एक फेडरल और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाला सिस्टम बाय डिवाइडिंग द पावर्स बिटवीन सेंटर। पावर्स को डिवाइड करने की यहाँ पे बात की गई है सेंटर एंड यूनिट्स के बीच में। और फिर लिस्ट जो है, तीन टाइप की लिस्ट यहाँ पे हो गई है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो आज भी हम फॉलो करते हैं काफ़ी हद तक। और रिजर्व लिस्ट और होती है, ठीक है। वाइड अंडर ऑल दीज प्रीवियस एक्ट्स, जितने भी प्राचीन एक्ट थे, इससे पहले के एक्ट थे, इससे फॉर्मर जो एक्ट थे, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक यूनिटरी बायस के तौर पे वहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया था। लेकिन यहाँ पे फेडरेशन की बात कर दी गई है ना, जहाँ पे कि जो आपके इंडियन स्टेट्स हैं एंड जो प्रोविंसेस है, सबका एक इंडिविजुअल यूनिट के तौर पे सबको लेके आने की बात यहाँ पे बोली गई है। और इसने अबॉलिश कर दिया डायरकी को प्रोविंसेस के अंदर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि डायरकी क्या है ना। और मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसको एक्सप्लेन भी किया है, तो आप पीछे जाके लेक्चर्स को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, आप काफ़ी अच्छे से डायरकी वगैरह पूरा सिस्टम है वो समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अब आप सोचो एंड आप देखो कि प्रोविंसेस के अंदर डायरकी को हटा दिया गया है, जो कि 1919 के एक्ट का एक फेलियर माना गया था, और बाद में बोला भी गया था, रिकमेंडेशंस भी आई थी साइमन कमीशन की कि भाई हटा दीजिए डायरकी। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर किया गया डायरकी की प्लेस ऑफ डायरकी, है ना। एंड प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट्स। तो ऑटोनोमस यूनिट्स के तौर पे जो आपके एक्चुअली में क्या है, ऑटोनोमस यूनिट के तौर पे आपको यहाँ पे रखा जाएगा, किसको, प्रोविंसेज को, उनके डिफाइंड स्पेयर के अंदर। और मोर ओवर द एक्ट इंट्रोड्यूस द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है अगेन, है ना। वो बहुत लंबे टाइम से यही बातें चल रही हैं, बार बार रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाने की कोशिश होती है, वो फेलियर हो जाता है, फेल हो जाता है वो मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात की गई कि गवर्नर वर रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो वो गवर्नर वाला सिस्टम रहेगा, और यहाँ पे एडवाइस के ऊपर मिनिस्टर्स के गवर्नर काम करेगा, और ये सब यहाँ पे बात बोली गई, है ना। जो कि रेस्पॉन्सिबल होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है, ये जो मिनिस्टर्स होगा, मिनिस्टर्स होंगे पूरे वो। नाउ तो रेजिडुअरी जो पावर्स है ना, वो कहाँ पे दे दी गई, वो वाइसरॉय को दे दी गई, ठीक है। जो अगेन इस एक्ट के एक यूनिटरी फीचर को दिखाता है, ठीक है। इस एक्ट के एक यूनिटरी फीचर को शो करती है चीज़ की जो रेजिडुअरी पावर्स है वो किसको दे दी जाती है, वाइसरॉय को प्रोवाइड कर दी जाती है। इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ द डायरकी एट द सेंटर। अब ध्यान रखना है आपको, प्रोविंसेस से डायरकी को हटा दिया गया है, फ्रॉम प्रोविंसेस डायरकी को रिमूव कर दिया गया है, और सेंटर के ऊपर आपकी डायरकी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे में आपको यदि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो काफ़ी इजीली आप आंसर कर पाएंगे कि भाई कब तो डायरकी लाई गई प्रोविंसेस के अंदर, कब डायरकी हटाई गई प्रोविंसेस के अंदर से, तो कब सेंटर के अंदर डायरकी को लाया गया। तो यहाँ पे 1935 के एक्ट में सेंटर के अंदर डायरकी को लाया जाता है, ओके। एंड कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड, और जो फेडरल सब्जेक्ट्स है उनको रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंदर बदल दिया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल। हालांकि जो प्रोविजन था ना एक्ट का, ये वाला कभी आ ही नहीं पाया, है ना, ऑपरेशनल हो ही नहीं पाया। एंड यहाँ पे बाई कैमरलिज्म स्टार्ट किया जाएगा 6 प्रोविंसेस के अंदर आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। बाई कैमरलिज्म का मतलब आप जानते हो ना, 2 सदन जो होते हैं, ठीक है, लाइक विधानसभा, विधान परिषद, है ना, इस काइंड ऑफ इस तरीके से, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे 11 प्रोविंसेज में से 6 प्रोविंसेज के अंदर बाई कैमरल सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा। इनके नाम भी याद रखना है क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर ही सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, बिहार में, असम में और यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर बाई कैमरल सिस्टम स्टार्ट कर दिया जाता है। अब आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता सकते हो कि प्रेजेंटली बाई कैमरल सिस्टम हमारी कंट्री में कितनी स्टेट्स के अंदर चल रहा है, कितने ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर की विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, ओके। अब देखते हैं थोड़ा सा, तो ये सारे इसके फीचर्स थे। थोड़ा सा इस फीचर्स को हम आगे और प्रोसीड करेंगे और जानेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मीन्स 2 थिंग्स, 2 चीज़ें होती है इसका मतलब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज और पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल होगी टू दी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल होगी। एक तो मतलब ये होता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, और दूसरा होता है इट वाज फ्री फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल इंटरफेरेंस इन ए लार्ज नंबर ऑफ द मैटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये नॉर्मल सी बात, ठीक है। ये सब बात बताई गई है। हाउएवर द डिग्री ऑफ द ऑटोनॉमी एंड रूल्स एट द प्रोविंशियल सब्जेक्टेड टू इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस। जैसे क्या होता है, प्रोविंशियल गवर्नर्स रिटेन इंपॉर्टेंट रिजर्व पावर्स।
तो मतलब इतना ही था, ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑटोनॉमी फुल फ्लेज वे में आ नहीं पा रही है। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये ऑटोनॉमी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी लिमिटेशन है जो कि इसको लिमिट कर रही है इस ऑटोनॉमी को ना, लाइक काइंड ऑफ प्रोविंशियल जो गवर्नर्स है उन्होंने रिटेन किया इंपॉर्टेंट रिजर्व पावर्स को। बाद में क्या बताया गया, पावर ऑफ द गवर्नर टू एक्ट इन हिज ऑन डिस्क्रिशन वाज लेड आउट इन 1935 एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि खुद के डिस्क्रिशन के ऊपर गवर्नर काम करेगा। ये प्रोविजन कहाँ से लाया गया, कहाँ स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम ऑफिस, तो ये हुआ था 1935 के एक्ट में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ये बात, है ना। And the through this it can be said that the Act of 1935 retained the control of the central government over the provincial through the governor। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया, 1935 रिटेन कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नर है, गवर्नर एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रोविंसेस के ऊपर अभी भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इनडायरेक्टली आप देख सकते हो कि होल्ड है, किसके थ्रू? गवर्नर के थ्रू। और आज भी ऐसा होता है, हालांकि गवर्नर की पावर इतनी ज़्यादा होती नहीं है वैसे, ठीक है। इन सच मैटर द गवर्नर वाज टू एक्ट विदाउट द मिनिस्ट्रियल एडवाइस, है ना। कुछ मैटर्स थे जिसमें कि मिनिस्ट्रियल एडवाइस के बिना गवर्नर काम कर सकता है, डिस्क्रिशनरी एक्टिविटी जब होंगी तब। एंड दिस वाज ए सीरियस डिफेक्ट ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस बात की? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जब इस तरह से इतना ज़्यादा गवर्नर एम्पावर्ड है, डिस्क्रिशनरी पावर्स को इतना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकता है, तो यहाँ पे ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को यहाँ पे क्या करता है, एक तरह से डिफेक्ट है ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, आप सोचो, आप है ना, पूना पैक्ट हुआ है, हटाया गया है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑल दैट, है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब डिप्रेस्ड क्लास का तो हटा ही दिया गया था ना वहाँ पे पुनः पैक्ट करके। लेकिन यहाँ पे देखो, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाई प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टेड फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, जो चीज़ पुनः पैक्ट के थ्रू हटाई गई दोबारा यहाँ पे ला के रख दी गई है एक्ट के अंदर। पुनः पैक्ट का क्या मतलब निकला, काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया गया शेड्यूल क्लासेस के लिए भी, और साथ ही साथ में वुमेन के लिए और लेबर के लिए भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकते हैं, किन किन को एक्सटेंड किया गया था। पहले से ही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो चल ही रहा था, लेकिन अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम है वो किन के लिए और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए, वुमेन के लिए और लेबर के लिए, लेबर्स के लिए ना, इसको और स्टार्ट कर दिया गया। और यहाँ पे इस एक्ट ने अबॉलिश कर दिया काउंसिल ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट। जो 1858 में जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी उसको हटा दिया गया यहाँ पे। दिस काउंसिल वाज एस्टेब्लिश टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो एक काउंसिल बनाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को हेल्प करने के लिए। एंड आगे बताया गया है ये सभी फीचर्स चल रहे हैं इस एक्ट के, ध्यान रखना, काफ़ी बड़ा, काफ़ी वास्ट एक्ट है ना, काफ़ी सारे प्रोविजन यहाँ से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिए है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है फ्रेंचाइज को अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, है ना। तो टोटल पॉपुलेशन का 10% को वोट देने का अधिकार यहाँ पे मिल जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, ठीक है। एंड इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक को मतलब की स्थापना की जाएगी, उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविजन किया जाता है, ठीक है। करेंसी एंड क्रेडिट वगैरह सब चीज़ों को देखने के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कहाँ से प्रोविजन रिजर्व बैंक का आया है। 1935 से आया गया है, स्टार्टिंग में प्रोविजन 1935 में बात की गई है। प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट टू इंटरप्रेट, है ना। अब यहाँ से हमारा सुप्रीम कोर्ट वाला कंसेप्ट आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो बना है वो 1773 के एक्ट से बना हुआ, 1774 का जो सुप्रीम कोर्ट था वो नहीं है, ये 1935 के एक्ट के प्रोविजन से निकला है। स्पेसिफिकली आपको ये याद रखना है। दिस फेडरल कोर्ट वाज गिवन एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। इट ऑल्सो हैड द जुडिक्शन टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पे, है ना, हो गई, आप समझ पा रहे हो उसको। एंड आगे देखते हैं सॉरी। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नॉट ओनली ए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिशमेंट करने की बात ही नहीं की गई, वरन अपितु बट ऑल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी लिए हुई बात हुई, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। तो ये सारे ही प्रोविजंस थे, सारे ही फीचर्स थे इस 1935 के एक्ट के। अब थोड़ा सा इसको हम इस एक्ट को हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे इस एक्ट को कि कैसा रहा ये एक्ट। तो द प्रपोजल फॉर सेटिंग अप द फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड डिड नॉट मटेरियलाइज द फेडरेशन envisaged by the Act of 1935 never came into being। मतलब जैसे फेडरेशन की बात की गई थी, वो सब चीज़ें थी, वो कभी आ ही नहीं पाई, है ना, ऑपरेशनल कभी हो ही नहीं पाई। दिस इज बिकॉज फेडरेशन डिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट टुक इनटू कंसिडरेशन द प्रोविंसेस इंडियन स्टेट्स एज इंडिविजुअल यूनिट, बट इट वाज ऑपरेशनल फॉर द इंडियन स्टेट्स टू जॉइन द फेडरेशन, है ना। सॉरी, ऑप्शनल था ये, इंडियन स्टेट्स के लिए ज्वाइन करना फेडरेशन को ऑप्शनल था। एंड सिंस द रूलर ऑफ द इंडियन स्टेट्स नेवर गिव देयर कंसेंट, द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग। तो फेडरेशन की जिस ऑल इंडिया फेडरेशन की यहाँ पे बात हुई थी, एक्चुअली में वो फेडरेशन कभी अस्तित्व में आ ही नहीं पाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है जब हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो यदि इस एक्ट का एनालिसिस आ जाता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको राइटिंग में इसको लिखना है। देन आगे एनालिसिस के अंदर थर्ड पॉइंट देखते हैं,
द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्ट। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी काफ़ी बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस एक्ट का। इट केम इनटू इफेक्ट सिंस अप्रैल 1937, और यहाँ पे केम इनटू इफेक्ट आता है ये 1937 से अप्रैल में, है ना। बट इट गॉट डिसकंटिन्यूड इन 1939, 1939 में डिसकंटिन्यू हो जाता है। ऑल्सो द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस गॉट द पावर टू इनडिस्क्रिशनरी पावर विदाउट द एडेरिंग द मिनिस्ट्रियल लेवल्स। तो ये एक अपने आप में जो आपकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसके ऊपर प्रहार था, उसके अंदर डिफेक्ट था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। This act was yet another step in dividing India along the communal lines, and this further communal tendency that was present in Indian society। तो मतलब कम्युनल लाइन पे इंडिया को डिवाइड करने के लिए भी एक्ट कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सिबल था, है ना। और इसमें तो एक्सटेंड भी कर दिया गया था ये पूरा सिस्टम जो है शेड्यूल क्लास के लिए, एंड साथ ही साथ में लेबर्स एंड वुमेन्स के लिए भी। During the phase of the making constitution of India, this communal tendency that was present among the people of India proved to be the biggest hurdle, है ना। तो ये सब चीज़ें बाद में भी दिक्कत क्रिएट करती हैं, आपको पता ही है। However, this act most lengthiest and detailed document produced by the British, बहुत ही बड़ा, बहुत ही वास्ट, बहुत ही लंबा एक डॉक्यूमेंट था ये। एंड दिस एक्ट proved to be a cornerstone for the development of Indian constitution in the later time। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में इस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए हैं, तो एक कॉर्नर स्टोन बन गया बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के लिए। सम पार्ट्स ऑफ एक्ट लाइक फेडरल बैंक की बात की जाए, फेडरल कोर्ट की बात की जाए, एंड इनकी वजह से भी बाद में फाउंडेशन होता है आरबीआई का एंड सुप्रीम कोर्ट का इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। इन प्रोविजंस की वजह से पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या बनता है, आरबीआई बनता है, सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन बाद में होता है ना। तो अनदर सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इनटू द थ्री, लाइक फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट के अंदर बदला गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। द आइडिया बिहाइंड दिस डिवीजन वाज रिस्पांसिबल फॉर द लेटर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोसीड अलॉन्ग विद सेम लाइंस। तो इंडिया ने के कॉन्स्टिट्यूशन बाद में सेम लाइंस पे ही प्रोसीड किया, जो आपको पता है अभी भी ना। It is to be noted that the dominion status था, which was promised by the Simon Commission in 1929, was not conferred by the Government of India Act 1935। तो आपको कभी पूछ लिया जाए पेपर के अंदर, क्वेश्चन यदि आपका आ जाता है और आपसे यदि पूछ लिया जाता है इस बात को कि भाई जो 1929 में साइमन कमीशन ने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, क्या वो प्रोवाइड कर दिया गया था 1935 के एक्ट से? तो ऐसा नहीं हुआ था, नहीं प्रोवाइड किया गया था। द एक्ट वाज ऑब्स्ट्रक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया, एंड देयरफॉर जवाहरलाल नेहरू ने इसको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था डेवलपमेंट ऑफ द नेशन को। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या नाम दिया है, अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि किस एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा बोला है। मशीन विद ऑल ब्रेक्स नो इंजन, मशीन विद ऑल ब्रेक्स नो इंजन। एक ऐसी मशीन है जिसमें ब्रेक तो खूब सारे हैं लेकिन इंजन है नहीं, तो इस तरीके की संज्ञा दी गई, इस तरीके का नाम दिया गया इस पर्टिकुलर एक्चुअली में एक्ट को। एंड इसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर्स के यदि हम मेंस के क्वेश्चन यदि देखना चाहें तो इसमें हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो किस तरह से 1935 के एक्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियसली उनको यदि हम देखना चाहें तो हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मार्क ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इन हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा है, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, इसकी हिंट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं और ये पीडीएफ जो है पर्टिकुलरली आपको डाल दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्ट, है ना। अब हम देखते हैं आगे 1947 का जो एक्ट था, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947, और ये हमारा लास्ट एक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारी एक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगी एंड देन फर्दर फिर हम नेक्स्ट मॉडल के ऊपर नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें प्रोसीड करेंगे। तो 1947 के एक्ट के बारे में देखते हैं, जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 भी बोला जाता है। तो फरवरी 20, 1947 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम पे कौन थे, क्लीमेंट एटली थे। उन्होंने डिक्लेयर किया दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून। तो इतने टाइम इस डेट तक हमारे यहाँ पे ब्रिटिश जो रूल है वो खत्म हो जाएगा। आफ्टर विद द पावर वुड बी ट्रांसफर टू द रेस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स के अंदर ट्रांसफर पावर को कर दी जाएगी। ये किसने बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया है क्लीमेंट एटली ने। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को। और जो डेट बताई गई है जब ये छोड़ देंगे इंडिया को, वो बताई गई है 30 जून 1948। अगेन ऑन जून 3, अब दोबारा क्या होता है 3 जून के दिन क्या होता है 1947 में, आफ्टर फरवरी जून के अंदर द ब्रिटिश government made it clear that constitution framed by the Constituent Assembly of India cannot apply to the parts of the country which were unwilling to accept it sorry, है ना। तो जो एरिया, जो पर्टिकुलर एक्चुअली में पार्ट्स जो इंडिया के होंगे वो नहीं चाहेंगे कि भाई हम इससे गवर्न रहे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है उससे हम गवर्न हो, वो जो नहीं चाहेंगे वो इससे दूर रह सकते हैं ना। ये भी बात यहाँ पे बोली गई। ऑन द सेम डे पार्टीशन प्लान वाज पुट फॉरवर्ड बाय द लॉर्ड माउंटबेटन। इसी टाइम पे उसी दिन के दिन डेट ध्यान रखनी है, 3 जून 1947 को पार्टीशन का जो पूरा प्लान था वो पुट फॉरवर्ड कर दिया जाता है माउंटबेटन के द्वारा, विच नॉन एज द माउंटबेटन प्लान, जैसे माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गिविंग इफेक्ट टू दिस प्लान द ब्रिटिश इनेक्टेड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इसको इफेक्ट करने देने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया जाता है। तो दिस वाज द बैकग्राउंड एक्चुअली, एंड दिस इज द बैकग्राउंड बेसिकली बिहाइंड दिस
एंड बिहाइंड कमिंग ऑफ दिस एक्ट एक्चुअली ना। तो अब देख लेते हैं फीचर क्या है इस एक्ट के। तो फीचर्स हैं, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर इंडिया एज द इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। ये इस एक्ट के अंदर बोला गया। एंड इट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान विद द राइट टू, किस राइट के साथ में, secede फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, है ना। तो ये राइट भी दे दिया गया। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ द वायसरॉय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन गवर्नर जनरल की पोस्ट बाद में दे दी जाती है दोबारा से हर किसी डोमिनियन के लिए। द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द ब्रिटिश स्टेट्स, ब्रिटिश क्राउन की जो ब्रिटिश स्टेट्स के ऊपर अथॉरिटी होता है उसको खत्म कर दी जाती है। एंड दे वर फ्री टू जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसको एक्सप्लेन करने की वो रिक्वायरमेंट नहीं दी है, इस वजह से मैं सीधा इनको पढ़ रहा हूँ केवल। It created two constituent assembly for the countries of India and Pakistan to frame adopt any constitution for the respective nations to repeal any act of the British Parliament including the Indian Independence Act। ठीक है, तो मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी हटा दिया जाएगा, रिपील कर दिया जाएगा। इस तरीके की पावर के साथ में पूरी तरह से इसको दे दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है ना। और दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के प्रोविजन यहाँ पे कर दिए जाते हैं। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया एंड ट्रांसफर्ड हिज पावर टू द सेक्रेटरी ऑफ द कॉमनवेल्थ अफेयर्स। ध्यान रखना है, पावर जो ट्रांसफर कर दी गई है सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स को दे दी गई है, जो एसओएस की जो पावर्स है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर्स हैं, और इसको अबॉलिश कर दिया जाता है इस ऑफिस को। इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ द पंजाब एंड बंगाल एंड सेट बाउंड्रीज कमीशन टू डिमार्केट द बाउंड्रीज बिटवीन देम। तो आपको पता है पंजाब और जो बंगाल है उसके पार्टीशन के लिए भी यहाँ पे प्रोविजंस कर दिए जाते हैं, और उसके लिए आपको यहाँ पे बाउंड्री कमीशन की भी नियुक्ति कर दी जाती है। ठीक है, एंड सेट मतलब उसके भी प्रोविजन कर दिए जाते हैं कि बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा। The boundaries between the two dominion states were determined by the boundary commission which, तो यहाँ पे सर जो रेड क्लिफ है ना, तो वो यहाँ पे आप इसी वजह से आपको पता है रेड क्लिफ लाइन बनती है, तो यहाँ पे इनकी अध्यक्षता के अंदर बाउंड्री कमीशन बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, फर्स्ट टाइम पे, उस टाइम पे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है इन चीजों को। इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन एंड प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस वर फ्रेम्ड। तो जितने भी दोनों डोमिनियन बन रहे हैं उनको तब तक रूल किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू, जब तक इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है। ये प्रोविजन भी इस एक्ट के अंदर किए गए थे। इट डिप्राइव द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल्स। जो ब्रिटिश मोनार्क के पास राइट टू वीटो बिल था वो भी हटा दिया यहाँ पे जाता है, और आस्क फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल, तो वो सब चीजें भी यहाँ पे रोक दी जाती है, बंद कर दी जाती हैं। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ऑफ द स्टेट। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो देख लेना। They were made to act on the advice of the respective council of ministers in all matters, है ना, and it dropped the title of the emperor of India from royal titles of the king of England। तो ये सारी चीजें होती है, एनालिसिस कर लेते हैं इस एक्ट का। By this act, the British crown ceased to hold any authority over the Indian and Pakistan states। तो इस तरह से जो आपका ब्रिटिश क्राउन है वो इधर से सीज हो जाता है, किसी भी तरह की अथॉरिटी इसकी ना तो इंडिया और ना ही पाकिस्तान स्टेट्स के ऊपर होगी। Neither India nor Pakistan derived its constitutional authority from the British crown। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोल दी जाती हैं। द गवर्नर जनरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स वर मेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स एंड देयर एक्शन वर कंप्लीटली मेड रेस्पॉन्सिबल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो गवर्नर जनरल और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स है हमने पहले भी पढ़ लिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया जाता है। द गवर्नर जनरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स वर टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैविंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द डोमिनियन लेजिस्लेचर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एज केस माइट बी वर्स इन हिज डिस्क्रिशन एंड इंडिविजुअल जजमेंट वर रेज फ्रॉम द प्रीवियस एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखो ये दोनों वर्ड यहाँ पे से हटा दिए जाएंगे डायरेक्ट डिस्क्रिशन, और ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द गवर्नर जनरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नर जो थे वाज टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे इनको काम करना पड़ेगा। द कॉन्फिडेंस ऑफ द डोमिनियंस लेजिस्लेचर और द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एज द केस माइट बी। ठीक है, एंड जो वर्ड्स थे इन हिज डिस्क्रिशन एंड जो इंडिविजुअल जजमेंट है वर इरेज फ्रॉम द प्रीवियस एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसको हटा दिया जाता है, ध्यान रखना है यहाँ पे ना। Both the governor generals and the provincial governors lost the extraordinary powers of passing ordinances, vetoing bills और रिजर्विंग। ध्यान रखना 1947 के एक्ट के अंदर ये हुआ है, इसको अब है ना, अभी से इसको कंपेयर नहीं करना है, 1947 के एक्ट के अंदर हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अभी के जो भी प्रोविजंस है उनसे। दिस इज ऑल अबाउट द 1947 एक्ट, जिसमें प्रीवियसली जो चीजें थी उनको हटा दिया जाता है। वीटोइंग बिल करना, ऑर्डिनेंस को हटा देना, रिजर्विंग एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द क्राउन, ये सब चीजें वहाँ पे हटा दी जाती है ना। हालांकि क्योंकि क्राउन के लिए जा रही हैं तो इस वजह से ये चीज़ें हटा दी जाएंगी, तो ये समझने में इतना मुश्किल भी नहीं है इस चीज़ को, है ना। बाद में तो फिर क्योंकि हम सॉवरेन हो गए थे तो हमने अपने हिसाब से चीज़ों को दोबारा से डिफाइन किया, तो बहुत सारी पावर्स दोबारा दे दी गई। अभी ये जो है
कंसिडरेशन किसके लिए ले जा रहे हैं, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए ले जा रहे हैं, है ना, गवर्नर्स एंड ऑल दैट। तो वो सब चीज़ें अब अलग है ना, उस पर्टिकुलर 1947 के एक्ट के अंदर ऐसा हुआ था। फ्रॉम द डेट ऑफ द 14th अगस्त 1947 इट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज टू परफॉर्म द ड्यूल रोल ऑफ द बीइंग। तो स्टार्टिंग में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो दोनों ही काम कर रही थी, वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी और एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भी थी। मतलब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाएगा, पूरी तरह से और फर्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाएंगे, तब तक वो बॉडी एक तरीके से लेजिस्लेटिव बॉडी, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के तौर पे तो काम करेगी, है ना। तो ये दोनों ही प्रोविजंस थे, उनके हेड जो उनको कर रहा होगा उस टाइम पे वो इंसान अलग अलग होंगे ना, वो आगे फर्दर लेक्चर्स में उनको देखने को मिल जाएगा। That is the same constituent assembly of the one domino was to function also as the central legislature। तो ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई है। The sovereignty of the dominant legislature was complete and no sanction of the governor general would henceforth be required to legislate on any matter। ठीक है, तो पूरी तरह से sovereign बना दिया गया है यहाँ पे आपको, है ना। एंड द आफ्टरमैथ ऑफ द इंडिपेंडेंस के आफ्टरमैथ क्या होते हैं, जिन्ना लेफ्ट फॉर कराची ऑन। अब इसके बाद आफ्टरमैथ मतलब इंडिपेंडेंस के बाद होता क्या है, तो जिन्ना लेफ्ट कर जाते हैं कराची के लिए 7 अगस्त 1947 को ही, ठीक है ना, पहले इंडिपेंडेंस से पहले। हियर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द पाकिस्तान मीट ऑन अगस्त 11 1947 एंड इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट। तब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उनकी वो प्रेसिडेंट बना देती है जिन्ना को। ऑन अगस्त 14 जिन्ना वाज ने यहाँ पे एक तरह से शपथ ले लेते हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के तौर पर। ध्यान रखना है ना, हमारे माउंट बैटन थे जो गवर्नर जनरल थे, और पाकिस्तान के लिए जो गवर्नर जनरल थे वो थे जिन्ना। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ द 14th एंड 15th अगस्त 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस। इंडिया और पाकिस्तान जो है अस्तित्व में आ जाते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड लॉर्ड माउंटबेटन एज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडियन डोमिनो। मैंने बता दिया था। इन द मॉर्निंग ऑफ द 15th अगस्त 1947 न्यू कैबिनेट हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू वाज सॉर्न इन, है ना। तो उन्होंने हेड ले लिया, एक तरह से हेड बनते हुए नया कैबिनेट फॉर्मेशन हो जाता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन। तो दिस इज ऑल अबाउट द 1947 एक्ट। तो इस तरह से हमने सभी एक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, जिसको काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्दर मॉड्यूल में, नेक्स्ट मॉड्यूल में हम नई चीज़ों के साथ आएंगे, और नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे अब फर्दर करेंगे। थैंक यू।